ये कल रात की घटना है। कल रात को 1 बजे मेरी तबीयत खराब हो गई, मेरा बीपी बढ़ गया और चेस्ट में भी दर्द हो रही थी। तो मैंने एम्बुलेंस बुलाई और एम्बुलेंस बुला के मैं दीनदयाल हॉस्पिटल पहुंच गया। तो वहाँ मेरा ईसीजी हुआ और डॉक्टर्स ने बीपी वगैरह चेक किया, दवाई दी। तो ईसीजी ठीक था तो डॉक्टर ने कहा अब आप जा सकते हैं। तो मैं वापसी के लिए, क्योंकि एम्बुलेंस वहाँ से मिलती नहीं है, तो मैं बाहर गेट पे गया। वहाँ पे कई ऑटो वाले खड़े थे, तो कईयों से पूछा। मैंने कहा जनकपुरी ईस्ट मेट्रो स्टेशन जाना है, तो कितने पैसे लोगे? 150 रुपये से कम कोई बोल ही नहीं रहा था। 150 लेंगे, 150 लेंगे। फिर एक ऑटो वाला, 2 लड़के बैठे हुए थे ऑटो में, तो पीछे बैठे हुए थे। मैंने उनसे पूछा तो वो कहते हैं, मैंने कहा 100 रुपये लगते हैं, मैं 100 रुपये में जाता हूँ। तो वो कहते हैं ठीक है, 100 रुपये में हम ले जाएंगे, तो लेकिन जनकपुरी ईस्ट मेट्रो स्टेशन पे उतारेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं। कह रहे कि मैंने कहा आप के पास 500 के खुले होंगे, क्योंकि मेरे पास खुले नहीं है। तो कहता है देख लेंगे। तो मैं ऑटो में बैठ गया। वो जो एक लड़का जो ऑटो ड्राइवर था वो गाड़ी चलाने लग पड़ा। अब पता नहीं उन दोनों में कौन ड्राइवर था, और दूसरा साथ में बैठ गया। तो वहां पे रास्ते में भी उन्होंने कोशिश की कि भाई कुछ और सवारियां बैठा लें बीच में, तो वो सवारियां कोई तैयार नहीं हुई, बात नहीं बनी उनकी। फिर मुझे वो दीनदयाल हॉस्पिटल वाले रोड से लेके ये जो चंदन देवी वाला जो रोड है, माता चंदन देवी हॉस्पिटल वाला रोड, और भारती कॉलेज के पास, उस रोड से लेके गया। और वहां पे भारती कॉलेज के पास आगे जो रेड लाइट है, वहां से वो तेजी से सीधा ही जा रहा था। तो मैंने उसे कहा कि राइट मुड़ना है, तो उसने राइट मोड़ लिया। और राइट मुड़ते ही उसने इतनी तेजी से गाड़ी चलाई और स्कूटर उछलने भी लगा। मैंने उसे कहा कि ध्यान से चला, कैसे चला रहा है गाड़ी? तो पता लग रहा था कि वो नशे में है, कि इतनी नशे में ही वो गाड़ी चला। मैं समझ गया। तो 2 मिनट के बाद ही जनकपुरी ईस्ट मेट्रो स्टेशन पहुंच गया। मैंने कहा रेड लाइट पे उतार दें। तो रेड लाइट पे जब उतारा मैंने, तो मैंने उसको ना 500 का नोट दिया। तो मैंने कहा कि 400 रुपये वापिस कर। तो वो मुझे कहता है देखता हूँ। तो उसने ऑटो में ना अपने पर्स में से पैसे देखने शुरू किए। और मैं भी ध्यान रख रहा था, मुझे शक हो रहा था कि कहीं ये ऑटो लेके भाग ना जाए यहाँ पे, क्योंकि मैं तो ऑटो से उतर गया था। और उसने वो मेरी तरफ देख रहा था। तो फिर कहता है कि खुले नहीं है, अब मैं कहाँ से खुले कराऊं? मैंने कहा मैंने तो तुझे पहले ही बोला था कि मेरे पास भी खुले नहीं है। तो फिर कहता आगे देखते हैं आगे। तो मैं ऑटो में फिर बैठ गया, क्योंकि मुझे डर था, मुझे पता था कि ये ना भाग जाएंगे यहाँ से पैसे लेके। तो वो थोड़ा आगे रेड लाइट पार करके उसने ऑटो रोक दिया। और रोकने के बाद फिर वहां पे कुछ एक लड़का और लड़की खड़े हुए थे। रात का करीब 2 बजे के करीब का टाइम होगा, कोई 1:45 का। तो वहां पे वो भी, क्योंकि वहां पे माहौल ठीक नहीं है। मैंने कई बार देखा कि वहां लड़कियां वगैरह खड़ी रहती हैं वहां पे, और वो लड़का उससे बात कर रहा था। तो उनसे भी पूछा कि भाई आपके पास 500 के खुले हैं लड़के से? तो वो कहता नहीं मेरे पास नहीं है। फिर उसने कुछ एक टेम्पो वाले को रोका, उससे पूछा, नहीं मिला। मैंने कहा तू ऐसा कर, मुझे सड़क पार करके वहां से ऑटो आ रहे हैं, तो वहां पे कोई पूछ लेते हैं, मिल जाता है। तो दुकानें वगैरह तो इस टाइम बंद थी सारी। मंदिर के पास हम खड़े हो गए, और वो इस कोशिश में था कि किसी तरीके वो मुझे चकवा देके भाग जाए। और मुझे उसकी नीयत पे लग ही रहा था कि ये कुछ गड़बड़ करेगा यहाँ पे। तो मिले नहीं पैसे। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने कहा कि चल मैं ना तुझे अपने घर से पैसे देता हूँ खुद के। कहता है हाँ ठीक है। वो फटाफट उसने ना दौड़ के सड़क पार की। और मुझे लगा ये तो, वो जो दूसरा लड़का था वो तो ऑटो के अंदर ही था। तो मुझे लगा कि ये तो भाग जाएगा यहाँ से। मैं भी फटाफट भागा उसके पीछे, और ऑटो पे
जैसे ही वो उसने ऑटो चलाया एकदम से, मैं अभी बैठा ही नहीं था, वो 500 रुपये लेके भाग गया। मैंने शोर मचाया कि पैसे ले गया, और उसी टाइम और भी लड़के आ रहे थे वहां से पीछे से। एक सरदार जी आए, यंग लड़का था, सरदार जी थे। तो मैंने उन्हें कहा कि ये ऑटो वाला ना मुझे लेके मेरे पैसे लेके भाग गया है, तो आप जरा इसका पीछा करो जरा। तो मैं उसके स्कूटी के पीछे बैठ गया। तो वो उसने स्कूटी काफी तेज चलाई उस सरदार जी ने, और वहां पे जो जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर है वहां से वो लेफ्ट मुड़ गए। तो लेफ्ट में भी हमने उसका पीछा किया, पीछे लेफ्ट तक मुड़े, फिर वो रॉन्ग साइड पे चला गया एकदम। आगे वो कट है, कट से ना उसने राइट ले लिया, छोटा तो कट करते ही वो सत्यम सिनेमा जो है ना, वहां पे जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर घुस गया। और वहां पे और लोग भी खड़े थे, एक कोई डिलीवरी बॉय भी वहां पे जा रहा था। मैंने कहा इसको पकड़ो, ये पैसे लेके भाग गया। तो वहां पे और भी लोग खड़े हुए थे। ऑटो उसने रोक दिया। तो रोकने के बाद उससे पूछा कि भाई तू पैसे लेके भागा क्यों है? तो कहता है मैं तो नहीं भागा, मैं तो पैसे खुले कराने जा रहा हूं। तो लोगों ने उसको बड़ा डांटा। एक तो कोई मारने भी लगा था उसको, फिर मैंने कहा मारो ना, कुछ ना कहो। तो फिर जो मेरे साथ सरदार जी थे वो कहते हैं 100 नंबर कॉल करो और इस ऑटो का ना नंबर की फोटो लो, सबसे पहले तो फोटो लो। तो ये देखो मैं दिखाता हूं आपको फोटो जो है, ये देखिए, ये नंबर है DL1RU6277, ये ऑटो का नंबर है। आप ध्यान से नोट कर लीजिए और इस वीडियो को आपने वायरल करना है। तो आगे मैं बताता हूं फिर क्या हुआ। ये मेरी दीनदयाल की पर्ची है। मैं इसमें देखिए अशोक अरोड़ा नाम मेरा लिखा हुआ है, और ये डेट और टाइम भी लिखा हुआ है। 1:14 पे वहाँ पे रात को मैं गया था। 18 तारीख की ये घटना है, यानी कि आज 18 ही है। तो ये वहाँ पे मेरा ये ECG भी वहाँ पे हुआ था। तो ये मेरे पास एविडेंस हैं सारे कि वहाँ घटना के समय मैंने ऑटो का नंबर दे दिया, उनकी फ़ोटो मैं ले नहीं पाया। तो मैंने 112 नंबर कॉल किया, और 112 नंबर तो मिल ही नहीं रहा। 2-3 बार मैंने कॉल किया, नंबर मिला रहा हूँ और नंबर ही नहीं मिल रहा, 112 नंबर। फिर वो जो ऑटो वाले लड़के थे तो वो कहने लगा कोई नहीं, आप पैसे वापस ले लो, ये 500 रुपये आप वापस ले लो, तो हमें जाने दो। तो हम उसने फिर लोगों ने कहा कि तू गलती मानता है कि भाई तू वहां से भागा था? कहते हैं हाँ मैं गलती मानता हूं कि मैं वहां से भागा था। तो बड़ा डांटा लोगों ने। फिर मैंने भी उससे 500 रुपये ले लिए। कंप्लेंट अभी तक मैंने इसकी कंप्लेंट नहीं कराई है, क्यों कि देखो मैं अभी डिसाइड नहीं कर पाया कि मुझे कंप्लेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, करूं या ना करूं, ये मैं अभी डिसाइड नहीं कर पाया। उसका रीज़न ये है कि मुझे कानून की पूरी जानकारी है। 500 रुपये उसने मुझे दे दिए, रिकवरी उससे हो गई, वो लड़के का नंबर है, वो पकड़े भी जाएंगे। तो मैं कंप्लेंट कराता हूँ, तो उसके बाद पहले तो ऐसे मामलों में पुलिस FIR दर्ज करती नहीं है, क्योंकि वहां भी थाने में भी जाते, वहां भी तो समझौता ही होता, पुलिस ने पैसे ही दिलाने थे वापस, और कुछ नहीं होना था। लेकिन अगर मैं उसकी कंप्लेंट करके FIR दर्ज भी करवा देता हूं, तो उस केस में जो 500 रुपये हैं वो मुझे वापस करने पड़ेंगे, और वो केस प्रॉपर्टी बन जाती है। तो वो मामला जो है कोर्ट में जाएगा। कोर्ट से ही मुझे कितने साल केस चले, 2 साल, 5 साल, 10 साल, तो वो वहां से मुझे पैसे वापस मिलेंगे। तो इस तरह के जो मामले होते हैं, जो छोटे मामले जो होते हैं या बड़े मामले जो भी होते हैं, मान लो किसी का मोबाइल चोरी करके छीन के भाग गया और पुलिस आपने उसको पकड़ लिया, तो पुलिस कहती है कि जब आपकी सब बरामदी होगी, आपको मिल गया है, तो आप समझौता कर लीजिए। तो पुलिस भी कुछ करती नहीं है ज्यादातर, मैंने देखा है।
तो लोग भी, हम भी सोचते हैं कि जब हमें अपने पैसे मिल ही गए हैं तो हम उसके लिए, अब 500 रुपये के लिए मैं 5 साल तक कोर्ट में जाऊं, क्योंकि वहां पे गवाही के लिए भी बुलाएंगे। तो इस तरह के जो मामले होते हैं, हमारी जो कानून व्यवस्था है, जो कानूनी सिस्टम है, ऐसा है कि आपको जल्दी न्याय मिलता नहीं है। मैंने पहले भी बड़े केस देखे हैं जिनमें मेरा एक बार मोबाइल छीन के कोई भाग गया था कोरोना के टाइम में, तो एफआईआर दर्ज करवाई थी, मोबाइल तो मिल गया था, चोर भी पकड़े गए थे, लेकिन उसके बाद मुझे कोर्ट से सम्मन आए, कोर्ट में मैं गया, वहाँ भी फिर मैंने मेरे वकील ने बोला था कि आप बोल दो कि आपके पैसे तो मिल ही गए हैं, मोबाइल तो मिल ही गया है, तो आप आगे केस परस्यू नहीं करना चाहते। तो जनरली वहां पे भी, कोर्ट में भी यही होता है, वहां भी जाके सेटलमेंट ही होता है और कुछ होता नहीं है ऐसे मामलों में। तो इसी वजह से ये अपराधी हैं, इनको बढ़ावा मिलता है, इनके खिलाफ कुछ कार्रवाई होती नहीं है, क्योंकि आपका सिस्टम ही ऐसा है कि यहाँ पे ये कानून है कि कोई भी अगर बरामदी होगी, आपका होगा, तो वो केस प्रॉपर्टी बन जाती है। ये नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा ना हो तो लोग केस दर्ज करवाएंगे और उनको सजा दिलवाएंगे, लेकिन इस वजह से लोग केस दर्ज भी नहीं करवाते और पुलिस भी करना नहीं चाहती। पुलिस भी नहीं चाहती कि हमारे थाने के में ज्यादा केस दर्ज हो। तो ये है मामला। तो इसलिए अभी मैं कुछ डिसाइड नहीं कर पाया कि मुझे कंप्लेंट करूं या ना करूं, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप सब सावधान हो जाइए। ये ऑटो वाले, पहले भी मेरे साथ एक दो बार ऐसा हुआ है कि मैं दीनदयाल से आ रहा था तो ऑटो वाले बैठ गए और वो कुछ ऐसे रास्ते से ले जाते हैं और बाद में वहां भी उन्होंने कुछ कोशिश की थी कि किसी तरीके इनसे कुछ पैसे वगैरह निकाले जाएं या कुछ किया जाए, तो वो रास्ते में, क्योंकि उनको मौका नहीं मिला, हो सकता है ये भी रास्ते में मुझे कुछ धमकी दे के या किसी को बैठा के कुछ मेरे से छीना झपटी करके मेरा मोबाइल भी ले जा सकते थे। मेरे ऊपर अगर उनके पास हथियार होते तो हमला भी कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, तो आपकी जान भी खतरे में है। तो इसलिए बड़े सावधान रहिए। मैं तो अब मजबूरी में मुझे क्योंकि दीनदयाल जाना पड़ता है, अकेले ही मुझे जाना पड़ता है, तो वहाँ पे वापसी में मुझे एम्बुलेंस मिलती नहीं है, वापसी में मुझे ऑटो का ही लेना पड़ता है। तो ये रिस्क मुझे अक्सर ये लेना पड़ता है। तो हम सबको इसमें सावधान रखने चाहिए और ऑटो वाले को भी देखना चाहिए कि भाई कोई, जब हम ऑटो ले रहे हैं कि भाई वो कैसे हैं, क्या मतलब आपको शक्ल से वो सही लग रहे हैं नहीं लग रहे। हालांकि शक्ल से कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन दिल्ली में कानून व्यवस्था तो सही है ही नहीं है। तो यही मैं अपील करना चाहूँगा आपसे कि आप अपने सावधानी खुद रखें और पुलिस को से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि पुलिस को पेट्रोलिंग बढ़ानी चाहिए। जो डीसीपी हैं वो, उनको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोलिंग की जाए। मैंने देखा कि पेट्रोलिंग होती ही नहीं है रात को। कभी जब भी मुझे निकलना पड़ता है रात को, मैं देखता हूँ कोई पेट्रोलिंग होती ही नहीं है, ना गलियों में होती है ना मेन रोड पे होती है, कोई पेट्रोलिंग नहीं होती, कोई बैरिकेड नहीं लगे होते जहाँ पे आप पुलिस से मदद ले जाए। तो ये हाल है दिल्ली का। दिल्ली में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है, कोई आप सेफ है ही नहीं है। अब रात को वहां पे 1 बजे लड़की खड़ी हुई थी और वहां पे एक लड़का उससे बात कर रहा था, शायद उनकी आपस में क्या बात हो रही थी ये नहीं मालूम, लेकिन कुछ डाउटफुल तो था ही मामला। तो वहां से पीसीआर की गाड़ी भी निकली मेरे सामने, लेकिन पीसीआर ने कोई गाड़ी नहीं रखी। कि पीसीआर को चाहिए था कि गाड़ी रोक के पूछताछ करें कि भैया ये रात को 1 बजे लड़की और लड़का वहां पे क्या कर रहे हो तुम रोड पे। और ये पुलिस को क्या पता नहीं होता? सबको पता होता है कि भाई ये भी पैसे चाहते हैं, इसलिए पुलिस भी की ढिलाई तो होती ही होती है। बिल्कुल इन मामलों में सावधानी हमें खुद ही रखनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि भाई हम रात को अगर निकलें तो अपने पास कुछ ज़्यादा कैश वगैरह लेके ना निकलें और ध्यान रखें, कुछ भी हादसे हो सकते हैं। मैं तो कल ये एक तरह से मेरे पैसे तो मिल गए, वो सरदार जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, उन्होंने बड़ी मदद की। उसके बाद वो मुझे घर तक छोड़ के आए, वहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेंटर से। वहाँ लोग भी कह रहे थे, कहते आप इनको घर तक छोड़ा ना, और क्योंकि यहाँ पे माहौल ठीक नहीं है। मैंने कहा मैं लोकल ही हूँ, यहीं का रहने वाला हूँ, तो
फिर वो मुझे घर तक यहाँ पे गली में तक छोड़ के गए सरदार जी। विष्णु गार्डन के वो रहने वाले थे, नाम मैंने उनका नहीं पूछा, तो वो फिर चले गए। तो लेकिन उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, तो जिसकी वजह से हमने उस जो लुटेरे ऑटो वाले हैं उनको पकड़ लिया। उस टाइम मेरे मोबाइल में SHO जनकपुरी का भी नंबर था, जनकपुरी के वैसे भी नंबर सेव थे, लेकिन उस टाइम दिमाग काम नहीं किया कि मैं SHO साहब से फ़ोन पे बात कर लूँ। थाना बिल्कुल 200 मीटर दूर वहाँ पे थाना था, तो उसी टाइम अगर मैं फ़ोन करता SHO का नंबर मिल जाता तो आ जाती। 112 नंबर तो मिला ही नहीं है। तो हाल बहुत बुरा है। आप को निकलना तो रात को कई बार मजबूरी में पड़ता है, जैसे मुझे निकलना पड़ा, तो सावधानी बरतिए। और इस वीडियो को आप शेयर करिए। आप शेयर नहीं करते क्योंकि आप जब तक लोगों को जागरूक नहीं करेंगे, लोगों को कैसे पता लगेगा। यही कमी है कि आप आलतू फालतू के वीडियोस तो सब शेयर कर देते हैं, लेकिन जो काम की बात होती है, जो लोगों को जागरूक करने वाली बात होती है, उसको शेयर नहीं करते। इसको फैलाइए और ये लोगों को भी पता लगे, देखो ये ऑटो वाले हैं, ये कैसे बदमाशी करते हैं ये। और कंप्लेंट का देखता हूँ मैं कि कराता हूँ या नहीं कराता हूँ, और क्या मुझे करानी चाहिए नहीं करानी चाहिए, आप भी कमेंट कर सकते हैं। नमस्कार।